हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब ने अध्याय 1 और अध्याय 2 का वीडियो देख लिया होगा। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अध्याय 3, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मनुष्य जो होता है वो किस प्रकार से जनन करता है और कैसे अपने समान संतानों को पैदा करता है। ध्यान रखिए कि जनन जो है वह जीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है, क्योंकि जनन के द्वारा ही इस पृथ्वी पर सभी जीवों की निरंतरता जो है वो बनी हुई है। अगर जीवों में जनन की क्रिया नहीं होती तो इस पृथ्वी से कब की सारी प्रजातियां जो है वो नष्ट हो गई होती, चाहे वह मनुष्य ही क्यों ना हो। तो अपनी वंश को बनाए रखने के लिए जीव जो होता है वो क्या करता है? जनन करता है। आइए अब हम देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार का जनन होता है। तो मनुष्य में होता है लैंगिक जनन। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन जो होता है उसमें दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा? नर और मादा। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य में नर अलग होता है और मादा अलग होता है। नर जो होता है या पुरुष जो होता है, इसमें किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म। और मादा या जो स्त्री होता है, इसमें किसका निर्माण होता है? मादा युग्मक का, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम। इस तरह से नर युग्मक और ये मादा युग्मक जो होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का या द्विगुणित जायगोट का। और यही युग्मनज जो होता है वो आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का। और भ्रूण जो होता है वह मादा के गर्भाशय में विकसित होकर के इसका निर्माण करता है? नए संतान का। तो इस तरह से मनुष्य जो होता है उसमें लैंगिक जन्म के द्वारा क्या होता है? नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो अब हम विस्तार से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य जो होता है उसमें लैंगिक जन्म होता है। अब हम देखते हैं मनुष्य के प्रजनन अंग के बारे में जो लैंगिक जन्म में भाग लेता है। तो मनुष्य के प्रजनन अंग को हम दो समूह में बांटते हैं। कौन कौन सा दो समूह? पहला होता है प्राथमिक प्रजनन अंग, और दूसरा होता है द्वितीयक प्रजनन अंग। प्राथमिक प्रजनन अंग को अंग्रेजी में हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और द्वितीय प्रजनन अंग जो होता है वो कहलाता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीय प्रजनन अंग जो होते हैं मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो हम देख लेते हैं मेल में कौन कौन से होते हैं और फीमेल में कौन से प्राथमिक और द्वितीय प्रजनन अंग होते हैं। तो मेल में प्राथमिक प्रजनन अंग जो होता है वह होता है टेस्टिस, या इनको हम बोलते हैं वृषण। और मादा जो होता है उसमें प्राथमिक अंग जो होता है या प्राथमिक प्रजनन अंग जो होता है वह होता है ओवरी या अंडाशय। तो टेस्टिस जो होता है
इसी के अंदर में नर युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्म। तो वृषण के अंदर में किसका निर्माण होता है, स्पर्म का। और वैसे ही अंडाशय जो होता है या ओवरी जो होता है, इसके अंदर में मादा युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ओवम या अंडाणु का। इसी तरह से मेल में द्वितीयक प्रजनन अंग जो होता है ये है। तो पहला होता है इसमें वास डिफरेंस, या इनको बोलते हैं शुक्रवाहिका। दूसरा होता है सेमिनल वेसिकल, या इसको बोलते हैं शुक्राशय। तीसरा होता है इसमें पोस्टेड ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि। इनको बोलते हैं पुरस्थ ग्रंथि। और चौथा होता है पेनिस। इसी तरह से जो मादा होता है उसमें द्वितीय प्रजनन अंग जो होता है वह होता है ओविडक्ट, या इनको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। या हिंदी में इसको बोलते हैं अंडवाहिनी। और दूसरा जो होता है वो होता है यूटेरस, या गर्भाशय। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रंथियां या ग्लैंड भी पाए जाते हैं इसमें। ग्लैंड्स या ग्रंथियां। और नेक्स्ट होता है इसमें वेजाइना, योनि। तो इस तरह से मेल और फीमेल में क्या होते हैं, प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीयक प्रजनन अंग पाया जाता है जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। तो इनमें से मुख्य प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, मेल में टेस्टिस होता है या वृषण होता है, और फीमेल में मुख्य प्रजनन अंग जो होता है वो कौन सा होता है, ओवरी या अंडाशय। इसी तरह से अगर हम द्वितीय प्रजनन अंग की बात करें तो मेल में कौन कौन सा होता है, वास डिफरेंस या जिनको शुक्रवाहिका कहते हैं। दूसरा होता है सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय। तीसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि और पेनिस। इसी तरह से फीमेल में कौन सा होता है, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब जिनको हम क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी। और दूसरा होता है इसमें यूटेरस या गर्भाशय। तीसरा होता है कुछ ग्लैंड या ग्रंथियां, और होता है वेजाइना या यूट। तो अब हम विस्तार से देखते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है और कैसे नए संतान बनते हैं। तो मनुष्य में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। तो लैंगिक जनन में कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो लैंगिक जनन में 3 इवेंट होते हैं। कौन कौन सा, तो सबसे पहले होता है इसमें निषेचन पूर्व घटना। और दूसरा होता है निषेचन की घटना। तीसरा होता है निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंतर्गत 2 और इवेंट होते हैं। कौन कौन सा, तो इसके अंतर्गत पहला इवेंट होता है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा इसमें होगा युग्मक स्थानांतरण। और निषेचन में क्या होता है, युग्मकों का संलयन, या बोल सकते हैं युग्मक संलयन।
और इसी तरह से निषेचन पश्च घटना जो होता है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके अंतर्गत हम देखेंगे भ्रूण का निर्माण, है ना, और दूसरा जो होता है भ्रूण से नए संतान का निर्माण। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, भ्रूण निर्माण, और भ्रूण निर्माण के बाद क्या होता है, नए संतान बनते हैं। तो निषेचन पूर्व घटना में हम सबसे पहले देखते हैं युग्मक जनन के बारे में, कि युग्मक जनन जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस, इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। कौन कौन से युग्मक, तो पहले पढ़ चुके हैं, है ना, युग्मक कौन कौन से होते हैं, या तो फिर होता है नर युग्मक, और क्या होते हैं, मादा युग्मक। या हम ये कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी दैट नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो मनुष्य के अंदर में मेल और फीमेल के अंदर में क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो नर युग्मक या स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है, तो ये होता है पुरुषों के वृषण में। और मादा युग्मक या ओवम, इसका निर्माण कहाँ होता है, मादा के अंडाशय में। मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, मादा युग्मक या ओवम का निर्माण कहाँ पे होता है, तो मादा के अंडाशय में। पुरुषों के वृषण में स्पर्म के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यह कहलाता है शुक्राणुजनन। या इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और वैसे ही अंडाशय में ओवम के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है यह कहलाता है अंडाणुजनन या अंडजनन। या इसको बोलते हैं oogenesis। तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस में देखा जाए तो गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार का कह सकते हैं। कौन कौन सा, पहला क्या हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा क्या हुआ oogenesis, है ना, जिनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का निर्माण कैसे होता है और oogenesis में ओवम का निर्माण कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो वृषण में स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, वृषण में। तो सबसे पहले हम वृषण की संरचना देख लेते हैं कि एक जो वृषण होता है वो किस प्रकार से दिखाई देता है और उसके कौन से भाग में स्पर्म का निर्माण होता है। वृषण गोल या अंडाकार संरचना होता है जो प्रत्येक नर में एक जोड़ी पाया जाता है। ये जो टेस्टिस होता है वो कितने की संख्या में पाया जाता है, 2 की संख्या में पाया जाता है प्रत्येक नर में। और यह जो होता है वो शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होता है उसमें स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वृषण कोश या स्क्रोटम। ये जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, स्क्रोटम में। ये जो स्क्रोटम जो होता है वह टेस्टिस के तापमान को लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करता है, कम रखता है। और इसीलिए सरलता से वहां पर किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण हमारे बॉडी टेम्परेचर पर नहीं हो सकता, इसीलिए इसका निर्माण शरीर के बाहर
स्क्रोटम में पाए जाने वाले टेस्टिस के अंदर में होता है। तो स्क्रोटम के अंदर में टेस्टिस जो होता है वो संयोजी ऊतक के एक आवरण के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। यहाँ पर देखिए ये टेस्टिस का एलेस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें इसके सबसे बाहरी एक जो आवरण दिख रहा है वो क्या कहलाता है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है ये किसका बना होता है, संयोजी ऊतकों का। ये जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है वो वृषण के अंदर में क्या करते हैं, सेप्टा का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक जो वृषण है उसमें लगभग 250 कक्ष या चेम्बर या कंपार्टमेंट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और 5 कंपार्टमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से कितने कंपार्टमेंट का निर्माण हो जाता है, यहाँ पे लगभग 250 कंपार्टमेंट का निर्माण हो जाता है। तो इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स या वृषण पालिका, है ना। तो ये वृषण पालिका का निर्माण किसके द्वारा हो रहा है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया जो होता है वो क्या करता है, सेप्टा बना देता है ना, पट्टी बना देता है, जिनके कारण ये लगभग 250 खंडों में विभक्त हो जाते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में, है ना, या प्रत्येक खंड में 1 से लेकर के 3 अति कुंडित नलिका पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, शुक्रजनन नलिका। प्रत्येक कंपार्टमेंट में क्या होता है, 1 से लेकर के 3 तक क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्राणुजनन नलिका है। और इन्हीं नलिकाओं के अंदर में किसका निर्माण होता है, स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण होता है। ये जो नलिका होता है अति कुंडलित होता है और इसके अंदर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्योंकि ये एक नलिका है, एक पाइप है, एक ट्यूब है, तो अगर हम इनका सेक्शन कटिंग काटे तो हमको इस प्रकार से क्या दिखाई देगा, एक गोल संरचना दिखाई देगा। तो इस नलिका के अंदर में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सा, एक तो जो होता है वो कहलाता है जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है सर्टोली कोशिका या सर्टोली सेल्स। ये जो जर्म सेल्स होता है या स्पर्मेटोगोनिया होता है, यही आगे चल करके स्पर्म का निर्माण करता है। और ये जो सर्टोली कोशिका है, यहाँ पे देखिए 5 सर्टोली कोशिका दिखा है। ये जो सर्टोली कोशिका है ये आगे चल करके ये जो जर्म सेल होता है या स्पर्मेटोगोनिया होता है, इनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से एक जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सा, जर्म सेल्स और सर्टोली कोशिका। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी क्षेत्रों को अंतराली अवकाश या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये जो बाहरी क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस वाले भाग में छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं और कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं लेडिंग्स सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो लेडिंग सेल्स होता है ये एंड्रोजन का या टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करता है और उनका स्रावन करता है, जो कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है या द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण को अभिप्रेरित करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो अंदर की तरफ छोटी छोटी जालनुमा नलिकाओं के अंदर में खुलता है और इन जालनुमा रचनाओं को हम कहते हैं रेटिटेस्टिस या वृषण जालक। ये जो वृषण जालक जो होता है इस भाग से लगभग 10 से 20 पतले और नलिकाएं निकलती हैं और इन नलिकाओं को कहते हैं वास इफ्रेंसिया या शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका जो होता है वो आगे की तरफ जाकर के और अति कुंडलित हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। ये जो अधिवृषण होता है लगभग 6 मीटर लंबा होता है और ये जो अधिवृषण है वो आगे की ओर बढ़ करके एक लंबी नलिका लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलता है, जिसे हम कहते हैं वास डिफरेंस या शुक्रवाहक नलिका। दोनों टेस्टिस के वास डिफरेंस जो होता है या शुक्रवाहक जो होता है वो आगे की ओर बढ़ करके उदर गुहा में पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, तो ये वास डिफरेंस कौन सा वाला भाग, ये वाला भाग तुमसे नलिका है वास डिफरेंस का। ये जो वास डिफरेंस होता है या शुक्रवाहक नलिका होता है वो आगे की ओर बढ़ करके कहाँ पहुंच जाता है, उदर गुहा में। और उदर गुहा
में ये यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय से ऊपर की ओर मुड़ करके एक लूप बनाते हुए कहाँ पे आकर के मिलता है, तो ये आके मिलता है कहाँ पे, शुक्राशय में या सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो होता है उसकी दीवार से एक प्रकार के चिपचिपे पदार्थ का स्रावन होता है, जिसमें शर्करा, विटामिन और अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं वो शुक्राणुओं के पोषण के काम आते हैं। दोनों ओर के शुक्राशय आपस में मिलकर के एक संयुक्त छोटी नलिका का निर्माण करते हैं, और ये जो छोटी नलिका होती है वो कहलाता है इजेकुलेटरी डक्ट। इसी इजेकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिनी में दोनों शुक्राशय जो होते हैं वो आकर के मिलते हैं, जो आगे की ओर प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैंने पिंक कलर का ये बनाया है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरस्थ ग्रंथि जो होता है, इसमें एक प्रकार के दुधिया पदार्थ का स्रावन होता है, और जिनके कारण स्पर्म जो होते हैं उस दुधिया पदार्थ में तैरते हुए क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो नलिका है वो आगे बढ़ करके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के पास में खुलता है ना, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो एक जोड़ी पाए जाते हैं। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है एक प्रकार के सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, और इस सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, एक तो कैल्शियम होता है और फ्रक्टोज होता है और एंजाइम होता है, और ये स्नेहक की भांति कार्य करते हैं। तो इस तरह से ये जो नलिका जो होता है वो आगे की ओर बढ़ करके लास्ट में कहाँ पे खुलता है, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग में, और इससे होते हुए ये लास्ट में पेनिस वाले भाग में खुलता है। तो एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। तो मनुष्य में एक जोड़ी क्या पाया जाता है, टेस्टिस पाया जाता है, जो कहाँ पे पाया जाता है बताया आपको, स्क्रोटम के अंदर में, वृषण कोश में पाया जाता है क्या चीज, टेस्टिस, एक जोड़ी। और ये जो टेस्टिस होता है उसका बाहरी भाग जो होता है वो एक संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसको हमने क्या कहा था, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो संयोजी ऊतकों का बना होता है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होता है वो टेस्टिस के अंदर में कई सेप्टा का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ किसका निर्माण किया है, ये सेप्टा का, इस तरह से ये सेप्टा का निर्माण करता है, जिनके कारण टेस्टिस जो होता है वो लगभग 250 खंडों में क्या हो जाता है, ये विभक्त हो जाता है, जिनको हमने क्या कहा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है उसमें 1 से लेकर के 3 तक, जैसे यहाँ पे 1, 2 और 3, 1 से लेकर के 3 तक क्या पाए जाते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 2 प्रकार की कोशिका बताया था आपको मैंने, एक तो था जर्म सेल और दूसरा था सर्टोली सेल। इस तरह से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में 2 प्रकार की कोशिका बनता है, जर्म सेल्स और सर्टोली सेल। जर्म सेल्स जो होते हैं इसी के द्वारा क्या होते हैं, स्पर्म का निर्माण होता है, और सर्टोली सेल जो होता है वो इस स्पर्म को क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो भाग होता है वो खाली होता है, जिसको हम अंतराली अवकाश कहते हैं या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इस भाग में भी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको हमने क्या कहा था, लेडिंग सेल्स। और ये लेडिंग सेल्स किसका निर्माण करता है बताया था आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो आगे की ओर बढ़ करके एक लंबी नलिका में खुलता है, और इस नलिका को कहते हैं स्टेट ट्यूब्यूल्स, है ना। ये क्या कहलाता है, स्टेट ट्यूब्यूल। तो स्टेट ट्यूब्यूल से होते हुए ये अंदर की तरफ एक जालनुमा नलिकाओं में खुलता है, और इन जालनुमा नलिकाओं को हमने क्या कहा था, रेकी टेस्टिस या वृषण जालक। ये वृषण जालक जो होता है वहां से लगभग 10 से लेकर के 20 तक और क्या होते हैं, इस प्रकार से लंबे नलिका बनते हैं, और इन नलिकाओं को क्या कहते हैं, वास इफ्रेंसिया। ये वास इफ्रेंसिया जो होता है वो ऊपर की ओर जाकर के अति कुंडलित हो जाते हैं, और सभी नलिका आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। वैसे एपिडिडाइमिस जो होता है या अधिवृषण जो होता है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है।
सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है ना, ये कहलाता है हेड ऑफ एपिडिडाइमिस, या इनको बोलते हैं हम केपुट एपिडिडाइमिस। दूसरा जो भाग होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच का जो भाग होता है वो कहलाता है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस, या इनको हम कहते हैं कार्पस एपिडिडाइमिस। और नीचे का जो भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, या इनको बोलते हैं हम कॉर्डा एपिडिडाइमिस। तो इस तरह से अधिवृषण जो होता है या एपिडिडाइमिस जो होता है वो आगे एक लंबी नलिका में खुलता है, जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होता है, जिनको हमने क्या कहा था, वास डिफरेंस या शुक्र वाहक। यहाँ से लेकर के ये कंप्लीट जो नलिका आपको दिख रही है क्या है, वास डिफरेंस या शुक्र वाहक नलिका। ये जो वास डिफरेंस या शुक्र वाहक नलिका जो होता है वो आगे बढ़ करके उदर गुहा में पहुंच करके एक लूप बनाते हुए कहाँ पर पहुंचता है, शुक्राशय में या सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो होता है दोनों तरफ के सेमिनल वेसिकल है ना, दोनों टेस्टिस के सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय जो होते हैं वो छोटे से नलिका का निर्माण करते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा था, स्खलन वाहिनी या इजेकुलेटरी डक्ट। ये जो इजेकुलेटरी डक्ट होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए आगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और उससे होते हुए आगे की ओर कहाँ पे खुलता है, यूरेथ्रा में या फिर मूत्र मार्ग में। तो इस तरह से मैंने बताया कि स्पर्म का निर्माण कहाँ पे होता है, सेमिनल वेसल। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा स्पर्म है, मान के चलिए, तो ये स्पर्म जो होता है वो आगे की ओर बढ़ करके कहाँ पे जाता है, सबसे पहले तो स्टेट ट्यूब्यूल में जाता है। स्टेट ट्यूब्यूल से कहाँ पे जाता है, ये रेटी टेस्टिस में जाता है। रेटी टेस्टिस से कहाँ पे जाता है, ये वास इफ्रेंसिया में जाता है ना, शुक्रवाहिका में जाता है। और वास इफ्रेंसिया से कहाँ पे जाता है, ये एपिडिडाइमिस या अधिवृषण में। और अधिवृषण के अंदर ही जो स्पर्म होता है वो परिपक्व होता है, मैच्योर होता है और इनका संग्रह होता है। और यहाँ से स्पर्म जो होता है वो अब कहाँ पे जाता है, वास डिफरेंस में या शुक्रवाहक में। और शुक्रवाहक से होते हुए, जैसे यहाँ पे देखिए शुक्रवाहक है, तो शुक्रवाहक से होते हुए ये उदर गुहा पे पहुंचता है, लूप बनाते हुए कहाँ पे जाता है, पहले सेमिनल वेसिकल में या शुक्राशय में। यहाँ से होते हुए स्पर्म कहाँ पे आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ना, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे पहुंचता है, लास्ट में यूरेथ्रा में, मूत्र मार्ग में। और यहाँ से होते हुए पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हमने पहले देख लिया कि किस प्रकार से स्पर्म का निर्माण होता है, कहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है और ये कैसे चल करके लास्ट में मूत्र मार्ग तक पहुंचता है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्पर्म है उनका निर्माण कौन से कोशिका से होता है और किस प्रकार से होता है। ठीक है।